नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के बारे में और इसी संदर्भ में हमने ये भी आपसे चर्चा की थी कि न केवल राजस्थान नगर पालिका अधिनियम बल्कि जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। इनका पूरा का पूरा कंटेंट आप सभी लोगों को हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बात यह है कि इनिशियली एक बार आपको रोज कम से कम एक टेस्ट आपको 10 क्वेश्चंस का यहाँ पर मिलता हुआ चलेगा, जिससे आप अपने आप का आकलन कर पाएँ, ये देख पाएँ कि आप कितना नॉलेज अभी तक रखते हैं और कितना और अपने आप को और एक्सेलरेट करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम भूगोल मतलब ज्योग्राफी से इसके एक टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर से हम इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखिए हमें नहीं लेने, हम 10 क्वेश्चंस लेंगे और उन्हीं को ही डिटेल में उनके एक्स्ट्रा जो भी जानकारी है उनको भी साथ ही में देते हुए आपको उसको एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अब संलग्न जिलों का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? संलग्न जिलों का मतलब हुआ जिनकी जो सीमाएं हैं, जिनकी जो बॉर्डर्स है वो आपस में मिलती हों, तो मतलब बॉर्डर शेयर करने वाले जिलों की। यहाँ पर आपको तीन तीन के सेट में, मतलब तीन तीन के जोड़े में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको इतना याद रखना है कि सभी के सभी जिले आपस में एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हों। बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर 1 सिरोही, पाली और जालौर। इसी प्रकार ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, टोंक और बूंदी। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ जाते हैं जो है चूरू, झुंझुनू और जयपुर। जबकि चौथा ऑप्शन है दोस्तों सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बात की जाए इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होने वाला है वह सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात सिरोही, पाली और जालौर। ये वो तीन जिले हैं जो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तीनों ही जिलों की सीमाएं आपस में साझा होती हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इसको पता लगा होगा कि आपस में संलग्न जिलों का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपकी मैप रीडिंग दुरुस्त है तो ये आप मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, मैप रीडिंग के ही थ्रू आप उसे कर सकते हैं, बशर्ते आप ठीक से एक बार जो राजस्थान का मैप है उसको अच्छे से याद रखें, समझते जाएं। और आने वाले जो टाइम में है मैं आपको पूरा का पूरा राजस्थान का मैप और मैप के ही थ्रू पूरी ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू आप देखते चलें। मैं ये आश्वस्त करूँगा, मैं ये निश्चित करूँगा कि आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मिसमैच है उसको आपको बताना है। एक तरफ आपको अरावली के शिखर दिए हुए हैं और दूसरी ओर उनकी ऊंचाई दी हुई है। इसका मतलब यह है कि 3 की ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, 1 की ऊंचाई जरूर आपको यहाँ पर बतानी है जो गलत है। तो अगर आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 3 जो सही है उनकी ऊंचाई भी तो आपको मिल जाती है। तो हमको यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, तारागढ़, ऊंचाई बताई गई है 873 मीटर। ऑप्शन बी की बात करें दोस्तों तो इसका नाम है खो, जो है 920 मीटर। ऑप्शन सी रघुनाथगढ़ 1380 मीटर, या ऑप्शन डी गोगुंदा 840 मीटर। तो इन चारों में से कौन सी वो पर्वतीय चोटी है जिसकी ऊंचाई उसके नाम के साथ सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कि तारागढ़ की ऊंचाई बिल्कुल सही दी हुई है। मतलब इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई यहाँ पर जो दी गई है वह है 873 मीटर, जो कि सही है। बात करें खो की, तारागढ़ अजमेर में है, जो आप लोग जानते होंगे ये कहाँ पर है, अजमेर में। इसी प्रकार अगर खो की बात करें, खो की ऊंचाई एग्जैक्टली दी हुई है। खो की ऊंचाई याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा, कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पर्वत चोटियों का आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि खो जो जयपुर में है उसकी ऊंचाई 920 मीटर है, मतलब ये भी सही है। तीसरे की बात करेंगे रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का
ठीक है, अरावली को हमने 3 भागों में बांटा है दोस्तों, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो जो रघुनाथगढ़ है वो उत्तर अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों, जो सीकर में स्थित है। कहाँ पर है? सीकर में। ठीक, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर गलत दी गई है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 1380 मीटर नहीं है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ऑप्शन डी है गोगुंदा। गोगुंदा जो कि उदयपुर में पड़ता है, इस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई 840 मीटर है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आपको सुमेलित नहीं है बताना था। तो 3 तो सही है, तारागढ़ 873 मीटर, खो 920 मीटर और गोगुंदा 840 मीटर। जबकि हमने बात की रघुनाथगढ़ के बारे में, रघुनाथगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अर्थात यहाँ पर ये गलत दिया गया है। इसकी ऊंचाई 1380 मीटर ना होकर और हो जाएगी 1055 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि जब हम बात करते हैं राजस्थान में मई जून माह में, कौन से महीनों में? मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं और जितने भी प्रश्न मैं हर एक सब्जेक्ट के, ना केवल ज्योग्राफी के, सभी सब्जेक्ट के जितने भी प्रश्न मैं आपको दे देने वाला हूँ, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षाओं में नहीं आया है। बिल्कुल आसान प्रश्न भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, मॉडरेट लेवल के भी और डिफ़िकल्ट लेवल के भी, और अच्छे खासे डिफ़िकल्ट लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि जब आप कंटेंट पढ़ लें तो आपको इस चीज़ का आइडिया होता चले कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान में मई जून माह में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मई जून में, मतलब मूल रूप से पूछा जा रहा है कि गर्मियों में जो धूल भरी आंधियाँ हैं वो कौन से जिले में चलती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मई जून में सर्वाधिक आंधियां जिस जिले में चलती है उसका नाम है श्रीगंगानगर। वैसे भी सामान्य रूप से भी कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां, अगर आपको माह भी अर्थात महीने, अगर मंथ भी नहीं दे रखे हैं, फिर भी आपका आंसर गंगानगर ही होने वाला है। और आपसे पूछे कि न्यूनतम धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है, तो न्यूनतम धूल भरी आंधियां चलती है झालावाड़ में, जबकि सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है दोस्तों गंगानगर में। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि न्यूनतम कहाँ पर चलती है। न्यूनतम जो चलती है वो चलती है दोस्तों झालावाड़ में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, सर्वाधिक गंगानगर और न्यूनतम झालावाड़। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्टिसोल, भाई वैज्ञानिक आधार पर मृदाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है और मूल रूप से राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल, इस प्रकार की मृदाएं यहाँ पर पाई जाती है। तो अब जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक आधार पर मृदाओं अर्थात मिट्टियों का सॉइल्स के इसके वर्गीकरण के बारे में, तो इसके क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तो वर्टिसोल मृदा राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, वर्टिसोल सामान्य रूप से ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित मिट्टी होती है। और अगर हम राज्य के भौतिक प्रदेशों की बात कर लें तो राजस्थान में ज्वालामुखी निर्मित भौतिक प्रदेश अगर चारों में से, अर्थात पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में से अगर कोई सा भौतिक प्रदेश ज्वालामुखी के लावा के द्वारा बना है तो वो भौतिक प्रदेश हो जाता है कौन सा? वह भौतिक प्रदेश हो जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में ही वर्टिसोल जो मृदा का प्रकार है वो पाया जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन बी उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। ऑप्शन सी की बात करें अलवर, जयपुर और दौसा, जबकि ऑप्शन डी होगा झालावाड़, कोटा और बूंदी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन ऑप्शंस की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले हैं वो कौन से होंगे? वो होंगे ऑप्शन डी, अर्थात झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां इत्यादि जिले हैं। तो 3-3 के सेट में भी जिस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झालावाड़, कोटा, बूंदी, अर्थात राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन संख्या 5।
निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, वो प्रशासनिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से जो वन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि राज्य में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो ये आपको बताता चलो कि वर्तमान में राज्य में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कहाँ पर? उदयपुर जिले में। ये अतिरिक्त जानकारी जो मैं आप लोगों को देता चल रहा हूँ दोस्तों, इसको भी कंसीडर करते चलिएगा, ना केवल आपको यहाँ पर देखना है ऑप्शंस को, आपको सुनना और समझना भी है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिए हुए हैं और पूछा गया कि वनों में सर्वाधिक क्षेत्र कौन से वनों का प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर सुरक्षित वन, ऑप्शन बी आरक्षित वन, ऑप्शन सी व्यापारिक वन, या ऑप्शन डी अवर्गीकृत वन। तो दोस्तों राज्य में सबसे कम वन जो पाए जाते हैं, मतलब लोवेस्ट, वो तो पाए जाते हैं कौन से? अवर्गीकृत। लेकिन अगर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, तो राज्य में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं सुरक्षित वन। याद रखिएगा कौन से वन पाए जाते हैं? सुरक्षित वन। लेकिन इनका मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को राजस्थान में 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करें अगर आरक्षित वनों की, मैं यहाँ पर जो अतिरिक्त जानकारी है, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, उन ऑप्शंस का मतलब भी पता होना चाहिए ताकि आप समझते चले कि ऑप्शन कह क्या रहा है। तो 3 प्रकार से हम बांटते हैं। पहले होते हैं आरक्षित वन। किसे कहा जाता है आरक्षित वन? ऐसे वन जिनमें लकड़ी काटना, पशुचारण, शिकार करना इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का शिकार आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये होते हैं आरक्षित वन। ये लगभग 37 से 38% पाए जाते हैं राज्य में, ठीक है। दूसरे प्रकार के वन हो जाते हैं सुरक्षित वन। सुरक्षित वनों की बात करेंगे तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूखी लकड़ियाँ आप जो है उठा सकते हैं, बहुत सीमित क्षेत्र में पशुचारण, मतलब पशुओं को भी चरा सकते हैं, और लाइसेंस के तहत आप लकड़ियाँ काट सकते हैं जहाँ पर भी राज्य सरकारें इसकी अनुमति देती है, तो वो कहलाते हैं सुरक्षित वन, ठीक है। तो ये राज्य में लगभग पाए जाते हैं 56 से 57%। तो आप देख रहे हैं आधे से अधिक यही पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसका आंसर भी क्या माना कि किस श्रेणी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सुरक्षित वन। और तीसरे प्रकार के वन होते हैं दोस्तों अवर्गीकृत वन। ये राज्य में लगभग 6% या 6.5% के आसपास ही पाए जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं पाए जाते। होते क्या है अवर्गीकृत वनों का? मतलब ऐसे वनों से होता है जहाँ पर पशुचारण, शिकार करना, लकड़ियों की कटाई, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। खुले वन भी एक प्रकार से हम इनको सामान्य रूप से कह देते हैं। तो ऐसे वनों को कहा जाता है अवर्गीकृत वन। तो राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों कौन से? सुरक्षित वन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के बाद में बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अगेन आपको बताना है मिसमैच कौन सा है। 3 सही है, 1 गलत है, तो आपको बता देना है। ये सब क्या है? ये सब कंजर्वेशन रिजर्व है। तो राज्य में जो कंजर्वेशन रिजर्व दिए गए हैं उनमें से 3 सही है। तो मैंने जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया 3 सही है, तो आपको अच्छी बात यह है कि 3 सही जगहों के भी नाम पता लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक तरफ यहाँ पर दिए गए हैं संरक्षित क्षेत्र, और दूसरी तरफ जिला या स्थान दिया गया है। बढ़ जाते हैं ऑप्शंस की ओर दोस्तों। ऑप्शन ए बताता है रोंढू कंजर्वेशन रिजर्व, ये नागौर में बता रहा है। ऑप्शन बी बीड़ झुंझुनू में है। उम्मेदगंज अजमेर में बताया गया है, जबकि गुड़ा विश्नोईयान जोधपुर में बताया गया है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ये तो ठीक है कि रोंढू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में ही है दोस्तों, बीड़ झुंझुनू में ही पड़ता है, और गुड़ा विश्नोईयान जोधपुर में ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा? उम्मेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये अजमेर में ना होकर, और दोस्तों कहाँ पर है? ये है कोटा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो यही वो ऑप्शन है जो मिसमैच है, बाकी के सारे सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या बताता है दोस्तों, एक बार देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानसी, वाकल और सोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होता है जो आपको नहीं आता है। जो आता है वो आप परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप फंसते कहाँ पर हो? जहाँ पर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है कि उसके लिए आप थोड़े ज़्यादा अटेंटिव रहें, ठीक है।
मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी ऐसी सेंचुरी है जिससे होकर ये तीनों नदियाँ, कौन कौन सी, मानसी, वाकल और सोम, ये 3 नदियाँ होकर गुजरती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य और ऑप्शन सी सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या ऑप्शन डी दोस्तों फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में वर्तमान में जो अभ्यारण्य है उनकी संख्या 27 है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत सारी किताबों में 26 दी गई है, गलत है, सही कीजिएगा। अगर आपको भी 26 पता है तो इसको सही कीजिएगा, ठीक है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि मानसी, वाकल और सोम नदियों का जो प्रवाह है वो इनमें से तीनों की तीनों नदियों की बात कर रहे हैं, ना कि केवल किसी एक नदी की। सोम, वाकल और मानसी नदियों का जो प्रवाह है दोस्तों वो कौन सी से है? फुलवारी की नाल। और ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। तो उदयपुर में स्थित फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती है दोस्तों? बहती है मानसी, इसके अलावा वाकल और इसके अलावा सोम नदियाँ। तो यहाँ पर हमने देख ली कि फुलवारी के नाल से 3 नदियाँ बहती है, ठीक। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी कई बार बताया है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य मूल रूप से जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भेड़िए और लोमड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और सज्जनगढ़ की विशेषता क्या है दोस्तों? सज्जनगढ़ की विशेषता यह है कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है सरिस्का ए या सरिस्का ए, जबकि दूसरा सबसे छोटा है सज्जनगढ़, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फुलवारी की नाल। अतिरिक्त क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उन पर फोकस कीजिएगा, एक के साथ कम से कम 3-4 क्वेश्चन बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या बताता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 8, कायलाना झील, कौन सी झील? कायलाना। कायलाना झील के संबंध राज्य के किस जिले से है? तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि जो कायलाना लेक है वो कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी उदयपुर। बताइए इनमें से कौन से जिले में कायलाना लेक, कायलाना झील स्थित है? आप आपकी तरफ से भी क्वेश्चंस के ऑप्शन यहाँ पर बता सकते हैं, प्रश्न संख्या और उसके सामने उसका सही ऑप्शन डालकर। आप भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर ये बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर, हर एक प्रश्न का कौन सा उत्तर आपको सही लगता है, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछा मैंने कायलाना झील का संबंध राज्य के किस जिले से है? दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा इसका वह हो जाएगा दोस्तों कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कायलाना लेक, कायलाना झील का संबंध। इसके अलावा बालसमंद झील का संबंध भी किससे है? जोधपुर से है। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में ज़्यादातर मामलों में बहुत ज़्यादा झीलें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बाप झील है। बाड़मेर में बहुत ज़्यादा झीलें नहीं हैं। उदयपुर को तो लेक सिटी बोलते हैं, यहाँ पर झीलें बहुत सारी है, जैसे फतेह सागर है, जैसे उदय सागर है, जैसे पिछोला झील है, ठीक है। बहुत सारी झीलें यहाँ पर है। तो जो कायलाना झील के बारे में हमने बात की, कायलाना झील का संबंध हो जाता है दोस्तों जोधपुर जिले से। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 की जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने नर्मदा नहर द्वारा राज्य के कौन कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है? तो आपूर्ति जल की तो हो रही है, लेकिन किस प्रकार के जल की? पेयजल मतलब पीने के पानी की आपूर्ति जो है कौन कौन से जिलों में होती है? नर्मदा नहर। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नहर कहाँ से निकाली गई है। नर्मदा नहर दोस्तों मूल रूप से जो नर्मदा नदी है जो गुजरात में बहती है, सरदार सरोवर बांध के पास से ही ये नहर निकाली गई है और राजस्थान में जालोर के सांचौर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसी नहर के आसपास वाले क्षेत्रों में अगर हम बात करें दोस्तों, इसी नहर के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या मामला है कि एक तो ड्रिप इरिगेशन जिसको बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बोला जाता है, और स्प्रिंकलर मतलब फव्वारे के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। तो ये दोनों भी इस क्षेत्र की विशेषता है। अगर हम बात करें सांचौर की, तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कौन सा, कि नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पेयजल की आपूर्ति होती है दोस्तों। और जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों वो दिए गए हैं जोड़े में, मतलब एक नहीं दो जिले। ऑप्शन ए सिरोही और जोधपुर, ऑप्शन बी जालौर और बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और जोधपुर, या ऑप्शन डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार आप सभी इसका सही आंसर बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। नर्मदा नहर द्वारा राज्य के कौन कौन से जिलों में या कौन से जिलों में पेयजल की आपूर्ति होती है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात जालौर और बाड़मेर वो जिले हैं जिनमें नर्मदा नहर के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और जालौर और बाड़मेर की जब बात चली है तो आपको बताता चलूँ, 56 की पहाड़ियाँ आपने पढ़ा भी होगा कई बार। 56 की पहाड़ियाँ, देखिए दो शब्द है, एक तो 56 का मैदान है। 56 का मैदान तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों या गाँव के समूह को कहा जाता है, जो मूल रूप से माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि जब हम 56 की पहाड़ियों की बात करते हैं तो जालौर बाड़मेर का जो सिवाना तहसील है वहाँ से लेकर और जालौर शहर तक विस्तृत 56 या छोटी बड़ी पहाड़ियों के समूह को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा नहर के द्वारा जो लाभान्वित जिले हैं वो मूल रूप से हैं जालौर और बाड़मेर। चलिए बढ़ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है। प्रश्न क्या है, प्रश्न आप लोगों से ये पूछ रहा है यहाँ पर कि सोम कमला अंबा, ठीक है, सिंचाई परियोजना। अच्छे प्रश्न डालने का प्रयास किया दोस्तों। आप बस ये देखिएगा कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको दिए उसमें से कितने प्रश्न आप नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपको ये प्रश्न ज़्यादा अटेंटिव लगने चाहिए। फोकस कीजिएगा इस चीज़ पर कि आपको जो प्रश्न नहीं आए उन पर ज़्यादा फोकस रहें आप, ठीक। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सिरोही या ऑप्शन डी डूंगरपुर। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कौन सी सिंचाई परियोजना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है या किस जिले के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। दोस्तों बात की जाए इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से है। दोस्तों अपेक्षित रहेगा कि इन जितने भी प्रश्नों को मैंने करवाया उन प्रश्नों के आंसर के साथ साथ जो अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको दी वो आपको समझ में आई होगी, याद हुई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार वापस जाकर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। जितनी भी अतिरिक्त जानकारियाँ मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आएगी। और मैं इस चीज़ के लिए आपको अश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि जितना मैं बता दे रहा हूँ परीक्षा में उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो भी डेली हमारी एक पेपर सेट तो रोज़ आने ही वाला है, परीक्षा तक आपको इतने प्रश्न हल करवा दिए जाएंगे। उसी बिहार पर ही तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इतने प्रश्न हल करवा दिए जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। नए लेक्चर के साथ, नई जानकारियों के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।